नियम यह हुआ कि वर्ग में नीचे जाने पर परमाणु की जो त्रिज्या है वो बढ़ती है। वर्ग में नीचे जाने पर परमाणु की त्रिज्या बढ़ती है। कारण क्या है बढ़ने का? कारण यह है कि हमने देखा कोषों की संख्या बढ़ रही है। अच्छा, इसके साथ में आप लोग कहेंगे साहब नाभिक के आकर्षण भी बढ़ रहा है क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या भी ज्यादा है। 1, 3, 11, 19 प्रोटॉनों की संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या इतनी ज्यादा प्रभावी नहीं है कि जो तीसरा कोष है उसको दूसरे के अंदर खींच ले। इतनी ज्यादा प्रभावी नहीं है। तीसरा रहेगा तो दूसरे के बाहर, तो प्रभाव तो पड़ेगा, प्रोटॉनों की संख्या का भी पड़ेगा, लेकिन क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ गई इस कारण आकार है वो कोष की संख्या बढ़ने पर डिपेंड करेगा, न कि नाभिकीय आकर्षण पर। अगर कोष की संख्या स्थिर होती फिर प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती, जैसे आवर्त में हुआ, तो आकार घटता, लेकिन यहाँ पर आकार क्या होगा? बढ़ेगा। कारण क्या है? कारण लिखेंगे कोष की संख्या में वृद्धि। आप उस बात से कंफ्यूज ना होइएगा कि प्रोटॉनों की संख्या यहाँ पर भी बढ़ रही है, मानता हूं बढ़ रही है, एक्चुअल में बढ़ रही है, लेकिन इतनी नहीं बढ़ सकती कि तीसरे वाले कोष को खींचकर दूसरे वाले कोष के अंदर ले आए। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो परमाणु का आकार वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। एक स्पीड थोड़ी सी, एक कॉल है, हेलो, क्लास चल रही है, बाद में कॉल कर। हाँ जी, अब ये हमने बात की, ये हमारे पास हो गया। तो वर्ग में नीचे जाने पर परमाणु की जो त्रिज्या है वो बढ़ती। उसके बाद बात करेंगे कि ये तो होगी परमाणु त्रिज्या। नियम हमारे पास आ गए, एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटती है, एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। यहां तक क्लियर, और इसमें कोई अपवाद नहीं। हाँ, जब नीचे जाते हैं, बहुत नीचे आ जाते हैं, तो और भी फैक्टर, बड़ा परिवर्तन, बहुत सारे फिर और भी फैक्टर लागू हो जाके वहां पर टूटते हैं। लेकिन जितना भी हमारा एप्लीकेशन है, जितने हमारी डेली लाइफ में जो एलिमेंट्स हैं या परीक्षा में जो सवाल पूछे जाते हैं, वहां तक इसमें से कोई अपवाद नहीं है। जैसे हम अगर एक सवाल की बात करें, इनको परमाणु त्रिज्या के बढ़ते हुए क्रम में जमाइए, सवाल ऐसा पूछ लेते हैं। तो आप देख लीजिए, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर सबसे पहले लिथियम, उसके बाद लिथियम की सबसे अधिक, उसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। ये क्या हो गया? परमाणु त्रिज्या का घटता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ कैसे लिखेंगे? फ्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन, लिथियम। ये परमाणु त्रिज्या का बढ़ता हुआ क्रम हो गया। देखिए बात है दोनों सेम है, लेकिन एक घटता है और एक बढ़ता है। बात दोनों सही कह रहे हैं, क्लोरीन की सबसे कम, फ्लोरीन की सबसे कम। लेकिन अगर इधर बढ़ाएंगे तो ये क्या है? ये हम देख रहे हैं कैसे आगे बढ़ने पर घटता हुआ, और ये क्या है? बढ़ता हुआ। दोनों का मीनिंग एक ही है। मीनिंग क्या है कि फ्लोरीन की सबसे कम, इसमें भी फ्लोरीन की सबसे कम। लेकिन जब क्रम लिखेंगे तो इस चीज का ध्यान रखना है कि घटता हुआ है, अगर आप इसको घटता हुआ लिखेंगे तो घटता हुआ क्रम हो जाएगा परमाणु त्रिज्या का, और बढ़ता हुआ हो तो बढ़ता हुआ। अगर ऑप्शन दे दिए जाए 1, 2, ऐसे 2 ऑप्शन और बना दीजिए, फिर पूछ लिया जाए परमाणु त्रिज्या का बढ़ता हुआ क्रम कौन सा, बढ़ता हुआ क्रम कौन सा। क्रम तो ये भी सही है, ये भी सही है, जल्दबाजी में से राइट मत करें, क्योंकि बढ़ता हुआ क्रम क्या है? ये। तो इस तरीके से हम सवालों का हल कर सकते हैं। वर्ग का एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, आपके पास जो किताबें हैं उनसे प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया, पहला गुण हो गया परमाणु त्रिज्या। अब परमाणु त्रिज्या के बाद में एक आयनिक त्रिज्या होगी। आयनिक त्रिज्या, सबसे पहले बात समझते हैं कि परमाणु और आयन में अंतर क्या है। सबसे पहला सवाल ये आ जाता है हमारे सामने कि परमाणु और आयन में अंतर क्या है। देखिए, यदि किसी प्रजाति या कोई स्पीसीज या कोई परमाणु वगैरह जो भी केमिस्ट्री में आप जानते हैं, उसके अंदर प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन हुए, ये दोनों चीजें बराबर है, तो वो हमेशा परमाणु होगा। जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन तो हमेशा परमाणु होगा। पहचान के लिए आप उसके निकाल लीजिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। और यदि प्रोटॉन बराबर नहीं हुए इलेक्ट्रॉन के तो आयन होगा। अब जितने कम और ज्यादा है उसके लिए उसके साइन लगा देते, चिन्ह लगा देते। जैसे ऑक्सीजन पर मैंने लिख दिया -2, ऑक्सीजन पे क्या लिखा? -2। तो इस चिन्ह से ये पता चल रहा है कि जो बराबर थे उससे 2 ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब ज्यादा मैं लिख रहा हूं माइनस, भाई ज्यादा को तो प्लस लिखना चाहिए,
कायदे से कोई चीज ज्यादा तो इसको प्लस लिखते हैं, क्योंकि मैं माइनस इसलिए लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव स्पीसीज है, नेगेटिव कण है, इसीलिए मैंने इसको नेगेटिव लिखा। नेगेटिव 2 लिखा मतलब 2 नेगेटिव ज्यादा हो गए। तो यहाँ पर इसका जो परमाणु क्रमांक है ऑक्सीजन का हमें मालूम है 8, नहीं मालूम है तो आवर्त सारणी आपके सामने है। अगर किसी को नहीं मालूम होती कोई चीज तो मैंने आपको ब्रह्मास्त्र दे दिया। तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक 8, यानी प्रोटोनों की संख्या 8, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 10। सवाल ये भी पूछ लेते हैं O-2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है छोटे लेवल पर, तो इसमें कितनी हो जाएगी? 10। जब आप इस वीडियो को 10वीं लेवल तक के लिए देखते हैं तो ये सवाल भी उनमें बन जाता है कि O-2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो परमाणु क्रमांक के बराबर तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा होती है, तो जितना परमाणु क्रमांक 8 है तो 8 10 9 गई, और -2 लिखा हुआ है मतलब 2 नेगेटिव पार्टिकल और इसमें जुड़े हुए हैं, तो कितने हो गए? 10। इसी तरह से जैसे लिखा हुआ है Na+1, तो ये परमाणु तो है नहीं, क्योंकि परमाणु होता है तो प्लस माइनस लिखते नहीं, परमाणु के ऊपर तो 0 आवेश होता है। पूरे परमाणु पर जो टोटल आवेश होता है हमने परमाणु संरचना के अंदर उसे पढ़े हैं, तो वो 0 होता है। क्यों 0 होता है वो हमने व्याख्या की है। अब यहाँ पर हमने लिखा +1 लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से एक जो नेगेटिव पार्ट हुआ वो कम हुआ, नेगेटिव पार्ट कम हुआ तो पॉजिटिव पार्ट बढ़ा। जैसे इसका परमाणु क्रमांक 11 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, टोटल ओवरऑल निकाला तो क्या आ जाएगा? +1। ये पॉजिटिव हो गए, 11 पॉजिटिव 10 नेगेटिव, तो टोटल क्या हुआ? +1। इसीलिए यहाँ पर हमने +1 लिखा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ, इलेक्ट्रॉन कम हुआ, पहले बराबर थे, अब इलेक्ट्रॉन एक कम हुआ, नेगेटिव पार्ट कम हुआ, तो पूरे पे ओवरऑल पे एक पॉजिटिव पार्ट बढ़ गया। जैसे यहाँ पर अगर आप कैलकुलेशन देखें प्लस माइनस की, तो 11 प्रोटॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। अगर 11 होते तो 0 हो जाता, 11 पॉजिटिव 11 नेगेटिव, टोटल रिजल्ट 0। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ, यानी 10 इलेक्ट्रॉन रह गए, 10 नेगेटिव बचे, 10 नेगेटिव पूरे परमाणु पर एक पॉजिटिव ज्यादा हुआ, इसलिए हमने सोडियम को क्या लिख दिया? +1। इसी तरह से मैंने लिखा कैल्शियम +2, Ca+2, इसका कैल्शियम का 20 है, आप इसमें से चेक कर लेना, 20 प्रोटॉन होंगे, 20 इलेक्ट्रॉन होंगे अगर परमाणु होगा तो। लेकिन चूंकि आयन बन चुका है, धन आयन बन चुका है, और कितने इलेक्ट्रॉन कम हो गए? 2, यानी कि हमें इसमें कह रहे 2 पॉजिटिव ज्यादा, 2 पॉजिटिव ज्यादा मतलब 2 नेगेटिव कम हो गए, 2 पॉजिटिव ज्यादा हो गए। इसका मतलब प्रोटॉन तो निकल नहीं सकते, प्रोटॉन ना तो कभी घट सकता ना प्रोटॉन कभी बढ़ सकता। परमाणु के अंदर से रासायनिक अभिक्रियाओं में केवल निकलता है या जुड़ता है वो है इलेक्ट्रॉन। एक चीज को फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं कि परमाणु के अंदर अगर कोई प्लस या माइनस होगा, रासायनिक अभिक्रिया जिसे आप कह रहे हैं, उसमें ओनली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है। जितनी भी केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, सभी केमिकल रिएक्शन के अंदर एक ही काम होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन इस परमाणु से उस परमाणु का, उस परमाणु से इस परमाणु का, इसकी टोपी उसके सर, उसकी इसके सर, यही टोटली केमिकल रिएक्शन है। इसके अलावा केमिकल रिएक्शन में दूसरी कोई बात नहीं होती। तो कितना सरल है केमिस्ट्री, बस इसी चीज को लेकिन हमें समझना होगा कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव कर रहा है। एक और इसके अंदर होता है नाभिक टूटता है, वो केमिकल नहीं है, वो नाभिकीय रसायन कहलाता है, नाभिकीय अभिक्रिया वो अलग है। जहां नाभिक में से कुछ परमाणु प्रोटॉन या न्यूट्रॉन निकलते हैं वो चीज अलग है। लेकिन जो हम रसायन पढ़ते हैं, जो हमारा सामान्य रसायन है, पदार्थों का निर्माण, पदार्थों का टूटना, ये सारा जो है वो केवल एक चीज होती है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का विनिमय, इस परमाणु से इलेक्ट्रॉन वहां उससे वहां। और इलेक्ट्रॉन भी सारे नहीं, इलेक्ट्रॉन भी सारे नहीं। मैंने जब इलेक्ट्रॉन विन्यास आपको लिखाया था तो जो अक्रिय गैस मैंने जहां तक लिखा उनमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करता। जब आप इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखकर आप चेक कर लीजिए कि हमारे इतने इलेक्ट्रॉन तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे ही नहीं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन से इलेक्ट्रॉन लिखते हैं? जो हम अक्रिय गैस के बाद जो इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, केवल वही 10 5 2 1 इलेक्ट्रॉन जो अक्रिय गैस के बाद लिखा। जैसे अगर सोडियम की अगर बात करें, सोडियम से पहले अक्रिय गैस नियॉन, नियॉन के बाद है हमारे पास 3s1, केवल ये इलेक्ट्रॉन ही इसमें भाग लेगा और अंदर का कोई भी इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। इसके आगे अगर 2 4 और लिखे वो भी भाग ले सकते हैं, लेकिन लेंगे बाहर के, अंदर वाला भाग नहीं लेता। तो हम उतने इलेक्ट्रॉनों से फ्री, नाभिकों से, उनकी हमें टेंशन नहीं। हमें टेंशन किस बात की है? इन पर हमें नजर रखनी होगी, इनका हमें ख्याल रखना होगा कि जो बाहर के इलेक्ट्रॉन यही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और उसी तरह से वो परमाणु बॉन्डिंग करता है और इसी प्रकार से वो यौगिक बनाता है। तो हमें नजर रखनी है वो बाहर के इलेक्ट्रॉन पर। जो हम बात कर रहे थे कि जो आयन बने, धन आयन और ऋण आयन, वो कैसे बने? या तो इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा या इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो आयन कहलाता है। हमने आयनिक त्रिज्या की बात की थी। तो आयन हमारे सामने आए, आयन जब हमारे सामने आए हैं तो जैसे मान लीजिए ये परमाणु है और यहां पर ये इसका कोष है, यहां पर 5, मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हो गए।
अब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 4 इलेक्ट्रॉनों पर जो नाभिकीय आकर्षण था वो बढ़ जाए। 4 इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आकर्षण अधिक, जो पहले 5 भागों में बिखरा हुआ था वो, जैसे ऐसे दे लीजिए हमारी फैमिली में 5 लोग हैं और जो हमारे हेड है नाभिक है वो उसको 5 को कंट्रोल कर रहा है, उस पर 5 पर आकर्षण बटा हुआ है। जब एक सदस्य बाहर चला गया तो 4 बचे, तो 4 पर वो ज्यादा अच्छे से नजर रख पाएंगे 5 की तुलना में, तो नाभिकीय आकर्षण बढ़ेगा। नाभिकीय आकर्षण अगर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आ जाएंगे, यानी कि धन आयन, जब इलेक्ट्रॉन निकला तो धन आयन बनेगा। धन आयन की जो त्रिज्या होगी वो हमेशा परमाणु से कम होगी, उस परमाणु से। जैसे अगर हम बात करते हैं सोडियम का एग्जांपल लें, Na, और इसका धन आयन है Na पॉजिटिव, तो त्रिज्या हमेशा अधिक होगी किसकी? सोडियम परमाणु की धन आयन की तुलना में। कोई सा भी धन आयन हो उसके परमाणु से उसकी त्रिज्या हमेशा कम होगी, कारण क्योंकि नाभिकीय आकर्षण है जो पहले बटा हुआ था वो अब कम इलेक्ट्रॉन पे बचेगा। जब कम इलेक्ट्रॉन पे बचेगा तो वो कम इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर की ओर खींच लेगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि नाभिकीय जो आकर्षण है वो बढ़ने के कारण धन आयन की त्रिज्या हमेशा परमाणु से कम होती है। ऐसी बात करें ऋणायन, इसका उल्टा ले लें, जैसे ये 5 थे, 5 की जगह 2 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो नाभिकीय आकर्षण इसको 8 भागों में देना होगा। जो पहले 6 भागों में था वो 8 भागों में चला जाएगा। जब 8 भागों में जाएगा तो इनका आकर्षण घटेगा, नाभिक का आकर्षण घटेगा तो फिर इलेक्ट्रॉन दूर चले जाएंगे। यानी कि ऋणायन की त्रिज्या उसके परमाणु से हमेशा अधिक होगी। इस चीज को ध्यान रखिएगा। कई बार सवाल पूछ लेते हैं कि कुछ आयन दे दिए, कुछ परमाणु दे दिए और इनमें से इनको बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में जमाइए, या फिर सवाल ही पूछ लेते हैं कि ऑक्सीजन यानी कि ऑक्साइड आयन की जो त्रिज्या है वो ऑक्सीजन परमाणु से हमेशा अधिक होती है, कारण बताइए। तो कारण है हमारे पास, कारण यह है कि चूंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ गए, 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ने के कारण जो नाभिकीय आकर्षण है वो कम हुआ। नाभिकीय आकर्षण कम हुआ तो इलेक्ट्रॉन दूर चले जाएंगे, दूर जाके चक्कर लगाएंगे। जब दूर चक्कर लगा रहे हैं तो हम कहेंगे कि उसकी त्रिज्या अधिक है। तो यहाँ पर हमने देख लिया आयनिक त्रिज्या की बात की। कोई सा भी परमाणु नाभिकीय है उसका धन आयन की त्रिज्या उस परमाणु से कम होगी और ऋणायन त्रिज्या उस परमाणु से अधिक होगी। यहाँ तक हमारा हो गया। जो हमने परमाणु त्रिज्या की बात की थी, परमाणु त्रिज्या को हमने देख लिया, इसके साथ में आयनिक त्रिज्या को भी डिस्कस किया। जैसे धनायन और ऋणायन की अगर त्रिज्या के साथ कंपेरिजन किया जाए तो भी हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं आयतन। अगर सवाल में कभी पूछ लेते हैं आयतन बताइए परमाणु का आयतन, तो सेम है, क्योंकि परमाणु को एक गोला माना गया है तो 4/3 πr3। मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। आर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे आयतन इसका बढ़ेगा और आर की वैल्यू घटेगी तो आयतन भी घटेगा। तो सेम है, चाहे उसको त्रिज्या कह लीजिए या आयतन कह लीजिए, सेम कॉन्सेप्ट है, इसीलिए इसको अलग से डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। बस ध्यान ये रखना है क्योंकि परमाणु को गोला माना गया है तो आयतन गोले का आयतन होता है 4/3 πr3। आर का मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे आयतन बढ़ेगा, आर का मान जहां घटेगा, जैसे एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या घटती है तो आयतन भी घटेगा। एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर त्रिज्या बढ़ती है तो आयतन भी बढ़ेगा। तो हमने यहाँ पर देख लिया, ये हमारे पास आयतन की बात होगी और परमाणु त्रिज्या की बात होगी, इनका हमने अध्ययन कर लिया। उसके बाद हम बात करेंगे किसी तत्व की आवर्त सारणी में स्थिति। ये भी इलेक्ट्रॉन विन्यास से रिलेटेड है, इसलिए यहां पर भी इसको क्लियर कर लेते हैं। किसी तत्व की आवर्त सारणी में स्थिति का पता करना, कई बार सवाल पूछा जाता है। एक तत्व दे दिया उन्होंने, जैसे मान लीजिए उन्होंने कहा कि सिलिकॉन। अब सिलिकॉन का उन्होंने कहा कि इसकी आवर्त सारणी में स्थिति बताइए। आवर्त सारणी में स्थिति का मतलब वर्ग संख्या कौन सी है और आवर्त संख्या कौन सी है। स्थिति का मतलब समझ लीजिए, स्थिति का मतलब वो कहाँ स्थित है, तो उसका आइडेंटिफिकेशन हम किससे करेंगे, वर्ग संख्या ये और आवर्त संख्या ये है तो उससे स्थिति निकल आती है। अब सिलिकॉन की हमें निकालनी है, तो सिलिकॉन की निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि उसका परमाणु क्रमांक क्या है, यानी मोल्टे चल रहा है परमाणु। हमें अभी आवर्त सारणी हमें पता नहीं है, एप्लीकेशन से तो अभी निकाल देंगे तुरंत। आवर्त सारणी आने के बाद हम तुरंत निकाल देंगे। लेकिन मान लीजिए आवर्त सारणी नहीं है तो फिर हमें इसका परमाणु क्रमांक रटा हुआ होगा, और हमें तो रटा नहीं, हम तो इसमें से निकाल लेते हैं। ये हमारे पास आर्गन 18 है, तो ये 17, 16, 15, 14, तो ये हमारे पास आ गया 14। 14 का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे 1s2 2s2 2p 6 और 4s2 और 4p2, यही है। तो ये हमारे पास आ गया। अब ये आ गया तो यहां से लास्ट वाले में आप ले लीजिए 4p2,
तो आवर्त संख्या क्या हो गई, आवर्त संख्या 4 और वर्ग संख्या कौन सी है, P2 है। तो 2 तो हो गए S के, 10 हो गए D के और 2 P के। तो वर्ग संख्या कौन सी हो गई, 2 और 10 12 और 2 14। तो ये आप स्थिति बताएंगे, आवर्त संख्या 4 और वर्ग संख्या 14। आवर्त सारणी के अंदर स्थिति हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर उसकी स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अब चूंकि हम तो बादशाह हो गए, हमारे पास तो आवर्त सारणी भी आ गई, ब्रह्मास्त्र है, तो हमने क्या कहा कि हमने तो इसकी जरूरत ही नहीं है, सवाल पूछा जवाब देना। फटाक से हम आवर्त सारणी पे पहुंचे, देखा कि हमारे पास सिलिकॉन ये है, तो आप बता दीजिए सिलिकॉन, सिलिकॉन कहाँ है। सिलिकॉन आप जिंदगी 1 2 10 ये 12 13 14 14 हो गया, 1 2 3 नहीं, हमारे पास इसका विन्यास फिर से देखिए। जैसे आपने कहा कि सिलिकॉन यहाँ है, तो नियोन हो गया आपका 10 और 14 हुआ, ठीक है। 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 ये आएगा, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास ये आएगा। आप देख लीजिए, क्योंकि ये कहां तक हो गया, 4 और 1s2 2s2 2p6 3s2, यहां तक 10 और 4 14। अब इसके अंदर हम निकालेंगे तो स्थिति क्या है हमारे पास, इसको ले लीजिए 3p2। तो आवर्त संख्या कौन सी हो गई, 3 और वर्ग संख्या कौन सी हो गई, p2 है। तो 2s 10d और 2p 14। अब हमने बात की थी कि हमारे पास ये तो हमने इलेक्ट्रॉन विन्यास से निकाल लिया, इसको लिया, लास्ट वाले को ले लिया, और इससे हमने देख लिया कि लास्ट में ये कहां स्थित है, उससे हमने निकाल लिया। लेकिन चूंकि हमारे पास आवर्त सारणी है, अब आप निकाल सकते हैं। तो वर्ग संख्या कौन सी है, P2 ये हुआ, तो 2 हो गए S 10D और 2P, तो कितना हो गए 12 और 2 14। आवर्त संख्या हमें मालूम है 1 2 3, तो ये तीसरा आवर्त 14 होगा। बिना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ही हम उसकी स्थिति को दर्शा सकते हैं, यदि हमारे पास आवर्त सारणी है तो किसी भी तत्व की हम पोजीशन को शो कर सकते हैं इस आवर्त सारणी के द्वारा। जैसे आप कहेंगे भाई इसकी स्थिति बताइए, इसकी स्थिति ये रहा, आवर्त 5 और वर्ग कौन सा है, D6 का मतलब ये हो गया कि आपके 2 और 6 8, यानी आवर्त संख्या 5 और वर्ग संख्या 8। आप कहेंगे भैया एसपी की आप स्थिति बताइए, एसपी आवर्त सारणी में कहां स्थित है, तो वह आवर्त संख्या 5 और वर्ग संख्या P3 है। P3 का मतलब 12 और 3 15, वर्ग संख्या 15, आवर्त संख्या एसपी की हो गई 5। तो इस तरीके से आप आवर्त सारणी से ज्ञात कर सकते हैं। और अगर आवर्त सारणी नहीं है तो आपको एसपी का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखना होगा, बार बार जो इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई करना होगा, उसके बाद आप निकालेंगे। ये भी एक एप्लीकेशन है इसका, ये हमने सारे यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है, वो है हमारे पास विद्युत ऋणता, और इसके साथ में इलेक्ट्रॉन वो आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इनका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप लोग यहां तक इसको देख लीजिएगा, और जल्द हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ होंगे। धन्यवाद।